अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से मालामाल कर रखा है। पाकिस्तान की एक कोस्टल लाइन, आपकी जो समुद्री पट्टी, ये भी उन्हीं में से एक है। पाकिस्तान का अगर जोग्राफिया देख लें, वो जनाब अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशियन ममालिक हों, इसके साथ साथ चीन और रूस के कुछ इलाके हों, उनके लिए ये रास्ते जो हैं ये गेट वे की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान की 3 जो बंदरगाहें हैं, उसमें कराची की जो कराची पोर्ट है, कासिम पोर्ट है और इसके साथ साथ गवादर जो पोर्ट है, ये खासी अहमियत की हामिल है। कराची पोर्ट, जिसको KPT भी कहते हैं, ये तो क्या पाकिस्तान से पहले, मतलब गैर मुनक़सिम जो हिंदुस्तान था उस टाइम से ये एक्टिव है। गालबन 1889 से यहाँ पर जो है ऑपरेशन जो है वो जारी है। और अगर हम बात कर लें पोर्ट कासिम की, इस टाइम हम वहीं पर मौजूद है। ये 1980 में बनी थी। उस टाइम इब्तदाई तौर पर स्टील मिल जो है उससे रिलेटेड मामला के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये जनाब बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और दुनिया में जो ग्रो करने वाली टॉप 5 बंदरगाहें हैं उसमें इसका शुमार होता है। तीसरी पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी जो खूबसूरत बंदरगाह है वो जनाब गवादर है। 2002 में वहाँ पर काम शुरू हुआ, वो बन गई ऑलमोस्ट। 2007 से वो ऑपरेशनल है। 2016 में भी वहाँ पर बहुत सा जो तोसी मनसूबा है उसको सरअंजाम दिया गया। वो भी बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग पोजीशन में है, काम कर रही है, दुनिया को अपनी जानिब माइल कर रही है। आज के मौजूदा अगर हम हालात की बात करें, पाकिस्तान की जो बंदरगाहें, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपने देख लिया, वहाँ पर बंदिश है। दुनिया की अराउंड कोई 25% जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए दुनिया भर में जाती हैं। LNG की अगर बात कर लें तो 20% LNG और दीगर जो कमोडिटीज़ हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, वो वहाँ से जनाब उन्हीं रस्तों से गुजर कर जाते हैं। तो वहाँ पर एक टेंशन की सूरत हाल है। तो एक अच्छा कह लें कि पाकिस्तान के लिए मौका है इस सूरत हाल में अपनी जो पोर्ट्स हैं इनको मज़ीद बेहतर करें, जो ऑलरेडी बहुत बेहतर है। दुनिया जिसको एडमायर कर रही है, दुनिया जिसको एक्नॉलेज कर रही है, तो जनाब इसको मज़ीद भी बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम कैपेसिटी की बात कर लें और पिछले कुछ टाइम में किस तरह से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर गैर मुल्की जो जहाज़ लंगर अंदाज हो रहे हैं, उसके आदादोशुमार आपको बता देते हैं। पोर्ट कासिम पे कुछ 75 मैट्रिक टन की मजमूई तौर पर कैपेसिटी है और इस साल अभी तक बताया जा रहा है कि 50 तकरीबन अराउंड के 50 जो मैट्रिक टन है, इतना सामान यहाँ पर, इतना जो शिपमेंट है यहाँ पर आया और उसको यहाँ पर हैंडल किया जा चुका है। पाकिस्तान के अंदर मजीद भी जो आपकी ब्लू इकॉनमी है उसको ग्रो करने के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। बहुत सारी कैपेसिटी अभी भी मौजूद है, ऑल्दो बहुत सा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इसको मजीद भी बेहतर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। जो बहुत सारी जिद्दत आई है, दुनिया की पाकिस्तान की जानिब माइल हो रही है। ये जनाब 2024 का जो साल था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुकूमत पाकिस्तान ने कहने के इकदाम उठाया था। आपकी मैरी टाइम टास्क फोर्स का क्याम अमल में आया था। नाज़रीन, मैरी टाइम टास्क फोर्स जो उसने अपने लिए 99 अहदाफ जो है वो मुकर्रर किए थे और बहुत ही कलील टाइम में उसने 85 जो अहदाफ है वो हासिल भी कर लिए हैं। यही वो रीज़न है कि पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं उनकी रेटिंग जो है बेहतर हुई है। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, CDF आसिम मुनीर साहब, उनका पूरा फोकस है पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी पर। ये रिपोर्ट होता है, ये बताया जाता है। हुकाम से जब हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, वो बता रहे थे मीटिंग्स होती है ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उसको खुद देख रहे होते हैं, CDF खुद उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, खुद पूछ रहे होते हैं कि क्या कुछ अचीवमेंट है, कौन से मामला बेहतर किए, कौन से अहदाफ रखे थे, कौन से मीट हुए, कौन से नहीं हुए, कौन से कब तक होंगे। मतलब इस लेवल का इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। तो आज हम इस पोर्ट कासिम में आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह उसको बेहतर किया गया और किस तरह फ्यूचर प्लान कर रहे हैं हम लोग, किस तरह इसको मजीद बेहतर करना है, किस तरह जो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए पैदा हुई है जो मिडल ईस्ट के अंदर एक टेंशन की वजह से, हम किस तरह उसको कह लें कि उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने का इरादा रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर आपको टर्मिनल दिखाएंगे, बर्थ दिखाएंगे, किस तरह यहाँ पर कार्गो को हैंडल किया जाता है और किस तरह इसकी जो ट्रांसशिपमेंट का जो मरहला है वो आगे होता है और किस तरह LNG यहाँ पर आती है, किस तरह यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत आती है, उनको ट्रीट किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, कराची का पोर्ट कासिम है, 14,000 एकड़ पर मुश्तमिल पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्रियल पोर्ट है। मेरे रकब में आप जरा देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर क्रेन्स मौजूद हैं, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया और साथ में बड़ी तादाद में कार्गो यहाँ पर जो बहरी जहाज़ हैं वो आए हुए हैं, लंगर अंदाज हुए हैं और अपना जो सामान है आप पाकिस्तान की पोर्ट पर उतार रहे हैं। अब ज़रा हम एक वेसल सामने खड़ी हुई है, इस वेसल पर ज़रा ट्रैवल करते हैं, आगे ज़रा समंदर में चलते हैं, आने वाले जो जहाज़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं और इसका जो हार्बर है वो किस तरह, कितनी उसकी डेप्थ है, कितनी हमने डेप्थ मजीद उसको कर लिया और क्या इंतजाम हमने अपने पारियों में कर रखे हैं, ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, बॉय ट्रेडर वेसल है, इसका काम क्या होता है? मास्टर ऑफ द शिप हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। ये है BT मजदूर, ओके, बॉय टेंडर वेसल उससे कहते हैं।
तो ये चैनल्स के जो बॉयज़ होते हैं इनके मेंटेनेंस, इनको मतलब जो भी होता है ये इसके काम है बेसिकली। और कासिम की जो हदूद है ना 49 किलोमीटर तकरीबन 24 नॉटिकल माइल, वहाँ तक ये जो सारे टोटल बॉयज़ हमारे रेड एंड ग्रीन, स्टारपोर्ट साइड एंड पोर्ट साइड। ये होता है बॉय। ये आप जरा देखें, अब इसको बॉय कहते हैं। एक छोटा सा कह लें कि एक टावर टाइप है, इसके ऊपर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं और एक रेड कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, जो लेफ्ट राइट जो है वो बता रहा होता है। पूरा कह लें कि एक रनवे, सादा अल्फाज में कह लें, पूरा रोड कह लें कि एक बनाया जाता है। और ये पोर्ट जो कासिम है, इसकी कोई 49 किलोमीटर की इसकी पट्टी है, जिसके ऊपर इसको सारा कह लें इसके ज़रिए ट्रीट किया जाता है। तो छोटे छोटे टावर आपको इसके अंदर, इस समंदर के अंदर जगह जगह नज़र आएंगे, जिनका मकसद ये है कि आने वाले जो जहाज़, जो कार्गो शिप है, उनको रास्ता दिखाया जा सके। ताजी मेरे अकब में आप जो जहाज़ देख रहे हैं, ये LNG या LPG जो कैरियर है, ये वो है। इसके हवाले से जो सिक्योरिटी के मामला हैं खासे सख्त होते हैं, SOPs हैं। ये आप ज़रा साथ देख सकते हैं। मैरी टाइम जो सिक्योरिटी फोर्स है पाकिस्तान की, ये भी हमा वक्त कह लें कि तैयार होते हैं। इस तरह के जो भी कंटेनर्स यहाँ पे आते हैं, जो कैरियर्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको प्रॉपर स्कॉट किया जाता है। जैसे ही पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल हो जाते हैं और पोर्ट्स के करीब आते हैं, तो प्रॉपर इनके साथ जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है, उसके लोग डिप्लॉयड होते हैं, इसको रास्ता भी दिखाते हैं और साथ साथ इसको स्कॉट भी करते हैं। तो ये इस नोयत के सिक्योरिटी मेजर्स भी यहाँ पर लिए जाते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो DG ऑपरेशन है रेयर एडमिरल मोहम्मद खालिद साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तबीयत सेहत बताएं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। अच्छा ये बता दें, हम ये पोर्ट से गुजर रहे हैं, यहाँ पर 12 के करीब जो बर्थ हैं, किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर किस किस्म का जो कार्गो है यहाँ पर आकर डील होता है, हैंडल होता है? इस पोर्ट के ऊपर टोटल 18 बर्थ्स हैं। 18 बर्थ्स में से 15 बर्थ्स प्राइवेटली ओन्ड टर्मिनल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। इस वक्त हम जिस टर्मिनल के सामने से गुजर रहे हैं, ये कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, जो कि DP वर्ल्ड ऑपरेट करती है। और इस टर्मिनल के अंदर जो कंटेनर्स की जो सारी हैंडलिंग है पोर्ट कासिम के ऊपर, वो DP वर्ल्ड के इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर होती है, जो कि इस वक्त आप अपने बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी एनर्जी सेक्टर के हवाले से अगर हम बात कर लें, LNG की अगर हम बात कर लें, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल जो यहाँ पर आता है, वो कैसे हैंडल होता है और उसके लिए कौन सा टर्मिनल, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? निजी शोबा कर रहा है कि आप लोग कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पोर्ट कासिम जो है, इसको हम कहते हैं नेशनल एनर्जी हब। वो हम नेशनल एनर्जी हब इसलिए पोर्ट कासिम को कहते हैं कि अराउंड 75% एनर्जी इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पोर्ट से कंडक्ट होती है। LPG, हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज़ द मोटर ऑयल फ्यूल विच इज़ हैंडल्ड बाय फोर्टको, देन LNG जिसके 2 टर्मिनल्स हैं यहाँ पर, देन LPG जो कि 2 और टर्मिनल्स के ऊपर हैंडल होती है। सो दीज 4 कमोडिटीज़ बेसिकली मेक अराउंड 75% एनर्जी ऑफ द नेशनल लेवल जो कि यहाँ से होती है। ठीक है। अभी हमने देखा हाल ही में पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे खासा सादा अल्फाज का इस्तेमाल करें, रश देखने को मिला। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसकी बंदिश थी, दुनिया ने पाकिस्तानी पोर्ट्स जो है इसका रुख किया। तो कैसा वो टाइम पीरियड रहा, कैसे इस पूरी सूरत हाल को मैनेज किया, क्योंकि कई रिकॉर्ड हमने इस टाइम पीरियड में बना लिए हैं? आपकी बात ठीक है। उसको मैं इसको कंटेनर के टर्म में आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा हमारे ऊपर जो प्रेशर था वो कंटेनर्स का था, और ये कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट के सिलसिले में यहाँ आने थे। इनके आने की वजह ये थी क्योंकि गल्फ़ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से वहाँ पे शिप्स की मूवमेंट बंद हो गई थी। तो जो शिप्स उस वक्त स्ट्रैंडेड थे उसके बाहर वाले एरिया के अंदर, उनको कोई लोकेशन चाहिए थी जहाँ पे वो अपने कंटेनर्स को डंप करके अगली डेस्टिनेशन पे जा सकें। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि नॉर्मली हम पूरे साल के अंदर 3000 और 3500 जो TEUs हैं वो हैंडल करते हैं, लेकिन इस वाले टाइम फ्रेम में हमने 8500 TEUs, यानी हमने पूरे साल वाला जो कंपोनेंट था उससे कहीं ज़्यादा हमने इन 2 से 3 महीनों के अंदर TEUs को हैंडल किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू हैंडल ऑल दैट शिपिंग थ्रू दिस DP वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल। एंड देन दूसरा चैलेंज जो था वो हमारा एनर्जी के वेसल से, वो इसलिए कि यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो इम्पोर्टेड एनर्जी है वो कंटिन्यूसली उसकी रिक्वायरमेंट है कंट्री के इंडस्ट्री को और कंट्री के ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैंडल्ड ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो LNG की हो, चाहे वो मोटर ऑयल की हो,
और उसमें ये भी था कि हमें बहुत क्विकली उसको ऑफलोड करना था, बिकॉज उन्हीं पीएनएससी के शिप्स ने वापस जाना था दोबारा रीफिलिंग के लिए। तो पोर्ट जो है एनर्जी के मामले में भी बहुत बिजी रही, और कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट है उसके सिलसिले में बहुत बिजी। ये अभी जो खालिद साहब बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी क्राइसिस था पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की बड़ी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान में किसी किस्म का एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान को फेस ना करना पड़े, इसलिए उसकी जो मिकदार है उसको बैलेंस रखने के लिए स्ट्रेटेजिक जो आपके वो उसके रिजर्व्स थे उसको मेंटेन रखने के लिए पूरी कोशिश की गई। अच्छा, अभी हम सर जिस जगह से गुजर रहे हैं ये डिफरेंट 22 जो है कह लें कि बर्थ है, ये कौन सा बर्थ है? ये खासी पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो टर्मिनल है हमारे पास फौजी अकबर पोर्ट या फैब टर्मिनल जिसको हम कहते हैं, और ये ग्रेन्स का टर्मिनल है। ग्रेन्स जितने भी इंपोर्ट हो रहे हैं और जो एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से, वो पोर्ट कासिम में इस टर्मिनल से होता है। इंपोर्ट के अंदर मेनली आप सोयाबीन फॉर एग्जांपल, दैट इज़ वन ऑफ द बिग इंपोर्ट ऑन दिस टर्मिनल। राइस एक्सपोर्ट होता है जो कि हम इसी टर्मिनल से करते हैं, या फिर वो PQA की जो बर्ड्स हैं वहाँ से राइस एक्सपोर्ट होता है। सो ऑल एग्री प्रोडक्ट्स जो है उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन प्लेन वर्ड में ये कह सकता हूँ वो यहाँ से होती है। ठीक है, इस पूरे टाइम पीरियड में कई ऐसे जहाज़ होंगे शायद जो पाकिस्तान पहली बार आए होंगे, तो कैसा लगा उनको यहाँ पर हैंडल करके, उनको यहाँ पर मैनेज करके? और ऑन द अदर साइड क्या फ्यूचर में भी हम उसको देख पाएंगे कि इसी तरह जो हमारी जो बंदरगाह है इसके ऊपर जो हसल बसल हम देख रहे हैं इस टाइम, ये ऐसी ही चलती रहे कि आज वन टाइम था मिडल ईस्ट के हालात ख़राब थे तो हमने सारी चीज़ें कर ली, आगे ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी? अच्छा, आप इसको यूँ समझे कि जो पोर्ट्स हैं दे आर द कॉन्ड्यूट फॉर दैट मैरीटाइम ट्रेड। अगर लैंड पे या सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अगर एपिटाइट है, या चाइना में एपिटाइट है जो कि हमारे कंट्री के नेटवर्क के थ्रू गुजर रही है, तो डेफिनेटली ये हसल एंड बसल मजीद बढ़ती चली जाएगी। अब जहाँ तक इस वाले केस का ताल्लुक है, तो यस हमने ये देखी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यू कितने टाइम फ्रेम के लिए रहेगी। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जो भी शिप्स यहाँ पर आएँ उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, या उन शिपिंग लाइन्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो फ्यूचर में हमारी इंपोर्ट्स को कंसिडर करें फॉर द बिजनेस। एक अच्छा टाइम पीरियड था नाज़रीन। 2024 में हमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और CDF की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था, आपकी मैरीटाइम टास्क फोर्स जो बना दी गई, बड़ा बर वक्त कह लें कि वो इकदाम हुआ। 15 दिसंबर 2024 को एक 99 पॉइंट्स का मैरीटाइम टास्क फोर्स का अप्रूव हुआ प्लान डिश आउट हो गया। उसके ऊपर डिफरेंट टाइमलाइंस थी, उसके अंदर अराउंड 45 पॉइंट्स वो थे जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली डिफरेंट पोर्ट्स के एरिया से मुतालिक थे। बाकी जो पॉइंट्स थे वो और दूसरे ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। ना उन वाले पॉइंट्स के ऊपर हम काम फ्रॉम जनवरी 2025 ऑलरेडी कर रहे थे। उनमें से जो चीज़ें प्रोसेस से मुतालिक थी उनके ऊपर हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। फॉर एग्जांपल पोर्ट ऑपरेशंस तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज जो काम करती थी इसके अंदर कंबाइंड होके उसमें जो डिलेज आ रहे थे, फैक्टर आ रहे थे, वन वे बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर, उनको ब्रिज कर दिया गया। और जो मैरीटाइम टास्क फोर्स की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उससे तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके वो जो एरियाज थे और गैप्स थे उनको रिमूव करवाया, रेगुलेटरी मेजर्स किए गए और हर जगह एफिशिएंसी लेकर आए। ठीक है, चलिए सर आखिर जल्दी से बता दें, स्ट्रक्चर कुछ तब्दील हुआ है, पीछे क्रेन्स थी, आगे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और आगे किस किस किस्म के कार्गो को हैंडल किया जाता है? ये इस वक्त आज सुबह ही हमारे पास LNG कैरियर आया है। ये EETL टर्मिनल है, और ये LNG कैरियर आप समझते हैं कि LNG की ज़रूरत हमारी इंडस्ट्री को कितनी ज़्यादा है, तो दिस विल बी अ गुड ओमन कि हम कंटिन्यूसली LNG हैंडल कर रहे हैं। और इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है उसका भी बड़ा रोल इन सेंस इस तरीके से कि इन कार्गोस को बुक करना जो है ना, वो जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और एक नेशनल लेवल के ऊपर एक एक्टिविटी PM के ऑफिस के नीचे चल रही है जिसमें कार्गो बुकिंग होती है, और उसके बाद हम उसको हैंडल करते हैं। जो सिक्योरिटी वाले मामला हैं उसको भी हमने महलूज़ खातिर रखना है, क्योंकि ये खासा सेंसिटिव किस्म का मामला भी होता है। ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट जो है बर्थ उनको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये क्योंकि 1980 की दहाई में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, ऑल्दो मजीद उसके अंदर बहुत सारी जिद्दत तरक्की, कुछ नई चीज़ें एडिशन भी हुई हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो बने हुए थे ये आप ज़रा देख सकते हैं, खासा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि तवील अरसे से पाकिस्तान की ये पोर्ट पाकिस्तानियों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, और पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्रियल पोर्ट है ये। इसके अतराफ में 800 के करीब डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगी हुई हैं। आगे चल के वो इंडस्ट्री किस किस नौयत की है उस पर भी ज़रा बात कर लेंगे।
नाज़रीन, ये अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं चाइनीज़ की जानिब से पाकिस्तान में जो कोल मंसूबे लगाए गए थे बिजली पैदा करने के, ये उसका जनाब एक बड़ा कहने के कोल पावर हाउस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है कहने के आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैदा की जाती है। इसी तरह के आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आएगा, ख़ुसूसन जो पावर सेक्टर के हवाले से है। अब हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद इरफान साहब मौजूद है, कैप्टन सैयद मोहम्मद इरफान साहब, ये डिप्टी कंजर्वेटर भी हैं और साथ साथ डायरेक्टर ऑपरेशन भी हैं इस पूरी पोर्ट के। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुश्किल जगह पे काम सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद पोर्ट कासिम। खुशी ये होती है कि द एफर्ट्स वी पुट इन दे पे बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और पोर्ट कासिम पाकिस्तान का जो है 70% एनर्जी का हब भी यही है। बिल्कुल। आपके पास जो LNGs है, दे वेरी स्पेशलाइज्ड शिप जो हम हैंडल करते हैं। लाइक ही सेड कि जी कोयले के प्रोजेक्ट्स जो है हमारे पास 3 बेसिकली बर्थ्स हैं कोयले की। एक जो है PIPT जो पहले गुजरी, फिर हमारे पास 3 और 4 जो साहिवाल वालों को दी हुई है, फिर वो जो आपका पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो चाइना वालों ने बनाया था पोर्ट कासिम का ग्रिड, वो 450 मेगा वॉट का जो है वो यहाँ पे मौजूद है। प्लस वी हैंडल all the most of the chemicals, 90% chemicals in Pakistan. We have been ranked number 5th most developing ports because of our terminal जो containers को handle करता है DP World। और हम जो कमिट करते हैं, जो हम प्रॉमिस करते हैं, हम उसके लिए हम उसको पूरा करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आप इंडेक्स के अंदर, इंटरनेशनल इंडेक्स के अंदर हमारी ग्रोथ देख रहे हैं। वो ग्रोथ बिलाशुबा काबिल तारीफ है, दुनिया मोतरफ है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पीछे ग्रीनरी नज़र आ रही है। पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं, जब मैरी टाइम की बात करते हैं, हम यहाँ पे फिशरीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि ये भी बताया जाता है जो जंगलात हैं मैंग्रोव के, ये जनाब शहरों को बचाते हैं, इसको हमने संभाल कर रखना है। तो इनको कैसे मेनटेन करते हैं ये ज़रा बताएं, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। हिस्टोरिकली ये एशिया के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट मैंग्रोव्स हैं यहाँ पे मौजूद, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ कभी कोई डेवलपमेंट होती है या कोई हमें मैंग्रोव्स वहाँ से हटाने पड़ते हैं तो हमारी एक पॉलिसी है, अगर एक मैंग्रोव हटता है तो हम 10 लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते करते वी हैव इनफैक्ट हमने उसकी पॉपुलेशन को, अगर आप लास्ट 20 ईयर्स में देखेंगे तो हमने मैंग्रोव्स बढ़ाए हैं यहाँ पे। कि जो हमने इसकी गहराई जो है वो बढ़ाई ताकि बड़े जो कार्गो या जहाज़ हैं वो पाकिस्तान आ सकें, तो उसके लिए क्या इकदाम किए और आगे फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, हम जो गहराई बढ़ाई है और हमने चौड़ा भी किया है, सिर्फ गहराई नहीं बढ़ाई, चौड़ा भी किया है और कर रहे हैं मज़ीद। हमने इस चैनल को स्टेप बाय स्टेप फेजेस के अंदर हमने इसको गहरा भी किया था और चौड़ा भी किया था, लेकिन एक 15 साल का अरसे के अंदर वी वेंट स्टैगनेंट। उससे ये हो रहा था कि अब जब हमने एहसास किया कि हमें वी वर स्टार्विंग फॉर मोर कंपनीज एंड मोर बिजनेस कि जी बड़े जहाज़ आ सके, इसलिए कि दुनिया इकॉनमी की तरफ चली जा रही है। छोटा पार्सल पहले एक जहाज़ में कैरी हुआ था, वो चाहते हैं कि जी बड़ा पार्सल लें, बड़ा जहाज़ हो, वो सस्ता पड़ता है। तो हमें ड्रेजिंग करना ज़रूरी था, अपने चैनल को इतना बड़ा करना ज़रूरी था कि उन जहाज़ों को भी हम ला सकें। तो उन जहाज़ों को लाने के लिए और हमने आगे की प्रोजेक्शन को देखा कि आइंदा जो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो वी विल स्टार्ट गोइंग डाउन। एंड यहाँ से वो बड़ी बड़ी जो कंपनियों की जो जितने आप लिमिटेड हो जाएंगे उतने आपके पास मार्केट नहीं रहेगी, बिजनेस नहीं आएगा, वो जहाज़ नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट एक्सपेंशन प्लान हमने कैपिटल ड्रेजिंग शुरू की कपल ऑफ मंथ्स, अभी दोबारा शुरू की है, विच इज़ गोइंग टू टेक अनदर आई बिलीव 1.5 years। अगर ये जब ये ऑन कंप्लीशन ऑलरेडी जब अभी काम शुरू भी हुआ है और कंप्लीशन we have already started marketing. I mean, our terminals, our business community have already started marketing कि हम इतने बड़े बड़े पार्सल्स लाना चाहते हैं। और उसी को देखते हुए पोर्ट कासिम ने प्लान किया था, मीटिंग्स की, उन लोगों के साथ बैठे कि आपको कितना बड़ा जहाज़ चाहिए कि आपकी जो है बिजनेस बढ़ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड दैट। हमने एक वो चीज़ शुरू की हुई है
ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट कर लें, वी हैव कैपेसिटी, वी हैव कैपेबिलिटी कि हम जनाब दुनिया की जो बड़ी पोर्ट्स हैं उनको कम्पीट भी कर सकें, बल्कि उनका अल्टरनेट भी बन सके। इस खित्ते के अंदर हमें ये एहसास हुआ होगा कि जब ये हुर्मस का जो स्टेट ऑफ हुर्मस के बंद होने से क्या इफेक्ट्स आए ना, इट वाज अ बिग टर्न अराउंड फॉर शिपिंग कंपनीज। हम इस अचीवमेंट से और इस वक्त से हमने इसको कह सकते हैं हमने कैश किया है। हमने ये स्टडी किया है कि अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो वी कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स इन दिस रीजन फॉर शिपिंग, नॉट ओनली शिपिंग बट सेफ हेवन फॉर शिप्स एंड टर्मिनल, जहाँ पे जहाज आए अपना तेल लें, पानी लें और यहाँ से चले भी जाएं। हमने उसको भी शुरू किया, मतलब रीफ्यूलिंग, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी पाकिस्तान को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है इरफान साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे से एलेबोरेट कर दिया। नाज़रीन, एक कह लें कि हालिया मिडल ईस्ट का जो तनाजुर है उस वहाँ पे एक कशीदगी है, एक टेंशन है, जहाँ पे एक मसला है वहीं एक अपॉर्चुनिटी जो है वो भी क्रिएट हुई है। अब इस अपॉर्चुनिटी को किसने ऑक्यूपाई करना है? डिफरेंट ऑप्शन इस रीजन के अंदर, कोलंबो भी है, इंडियन पोर्ट्स भी मौजूद हैं, इस रीजन के कई और बड़ी पोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और शायद सबसे बढ़कर इस टाइम एक सेंस भी पाई जाती है और साथ से जिम्मेदारी भी पाई जाती है कि एक बड़ा टाइम है, हमने इसको लाजमी कैप्चर करना है, और उसके लिए जनाब बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पोर्ट कासिम पर मौजूद है, यहाँ पर जो कंटेनर दुनिया भर से आते हैं, कस्टम के किन किन मराहिल से गुजरते हैं, एक डेमो भी इधर आपको दिखाते हैं। ये एक कंटेनर है, ये जनाब दुनिया के किसी मुल्क से पाकिस्तान पहुंचा होगा। अब एक कस्टम क्लियरेंस के लिए जो कस्टम हाउस है यहाँ पर इसको पहुंचा दिया गया है, जहाँ इसकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाएगी। वैसे हाई सी के अंदर जो हमने बहुत सारी आप कह लें कि जो रिफॉर्म्स की हैं उसके मुताबिक जब हाई सी के अंदर ही बहुत सारे जो कंटेनर्स हैं जो शिप होते हैं वो सारा अपना डेटा फ्राहम कर देते हैं कि इस कंटेनर के अंदर क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके हम उसको स्कैन करना है। जो हमारे SOPs हैं उनको हमने पूरा करना है। ये अमेरिकन के साथ मिल के ये सारा सिस्टम हम यहाँ पर मैनेज किए हुए हैं। तो ज़रा आगे चल लेते हैं, पूरा इसका प्रोसीजर दिखाते हैं। ये कंटेनर आ गया है, इसको किस तरह यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। सुहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर कस्टम ऑफिसर हैं। सर ये बताएं, ये अब कंटेनर आ गया है, क्या करेंगे इसके साथ, कैसे इसको स्कैन करेंगे, चेक करेंगे? जी, ये कंटेनर जो है आप जो देख रहे हैं आपके सामने लोडेड है। दिस इज़ बाउंड फॉर द USA। ये कार्गो स्पेसिफिकली USA एक्सपोर्ट होगा, इसी वजह से ये इधर आया है। दिस फैसिलिटी इज़ डेडिकेटेड टू इंश्योरिंग सिक्योरिटी फॉर ऑल US बाउंड कार्गो। यहाँ पे दिस स्कैनर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पाकिस्तान कस्टम्स FBR एंड द कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे ये स्कैनर के थ्रू जब गुजरेगा तो इट विल जनरेट इमेजेस। इसमें पता लगेगा कि इसमें किस किस्म के गुड्स हैं, उनकी क्या डेंसिटी है, क्या इसके अंदर किसी किस्म की एनोमली है या नहीं। उसके बाद अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हमें नज़र आती है तो हम इसको स्पेसिफिकली फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए उतार लेंगे, चेक करेंगे। जब इसको हम खोलेंगे, इसमें देखेंगे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी तो हम इसको डिटेन कर देंगे कार्गो को। अदरवाइज अगर इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती तो इट विल बी सेंट ऑन इट्स वे। मतलब ये एक्सपोर्ट के लिए जो SOPs हैं ये वो बता रहे हैं, और ख़ुसूसन जो यूरोप या अमेरिका जाना है वहाँ तो ज़रा कवायद थोड़े सख्त ही होंगे। बिल्कुल जी, लेकिन ये वाली फैसिलिटी मैं फिर रिइटरेट करूँगा कि दिस इज़ ओनली फॉर द US, नॉट इवन यूरोप। ये US स्पेसिफिक US फंडेड फैसिलिटी है और ये उन्हीं के लिए प्राइमरीली एग्जिस्ट करती है। और रियल टाइम में वर्जीनिया में इसको बैठ के मॉनिटर भी कर रहे हैं। ये आपके सामने एक बिल्डिंग है जी, आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग खास तौर पे बनाई गई है ऑफिसर्स को हाउस करने के लिए। यहाँ 24/7 लाइव फीड है, CCTV फीड, जो US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के ऑफिसर्स वर्जीनिया में बैठ के देख रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। उनके पास स्क्रीन भी आती है, उनके पास ऑफिसर्स भी आते हैं और कार्गो के विजुअल्स भी आते हैं जो स्कैन इमेज होता है। वो उसको देख के हमारे साथ
मिल के डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि इज इट अ थ्रेट और इज इट सेफ। और जो इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आ रहे हैं उनको कैसे, क्योंकि उसमें भी लोग जब हाई सी के अंदर जिस तरह हमें कह दिया कि आने वाला शिप ऑलरेडी पहले ही बता दे, मतलब 72 आवर्स पहले भी बता दे, तो हम ऑलरेडी चीज़ें मैनेज करके रखेंगे, क्लियरेंस बड़ी जल्दी हो जाएगी, उसको हम कैसे एग्जामिन करते हैं? उसके अंदर भी जी RMS चलता है। RMS फैसला करता है कि किसने स्कैन होना है, किसने चेक होना है, किसने नहीं चेक होना। और इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन ऑफिसर लेवल पे ज़रूर होती है कि अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास कोई इंटेलिजेंस होती है, उनको पता पड़ता है कि जी इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स एज पर लॉ के वो उस कंटेनर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम जरा स्कैनर देख लें जरा आगे चल के। ये रेडियो एक्टिविटी स्कैनर है और जी वो सामने आप देखेंगे तो मैकेनिकल आर्म है स्कैनर की, जिसके अंदर से कंटेनर का पूरा इमेज आता है। ये वाला जो आप रैपी स्कैन का देख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये देखता है कि इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं है कार्गो में। अच्छा, यहाँ से वैसे कुछ फ्रूट्स या मैंगोज वगैरह भी जो एक्सपोर्ट होते थे उसके हवाले से भी पूरा प्रोसेस करके भेजा जाता था, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी अमेरिकन की? जी, अमेरिकन की फूड क्या हर आइटम के हवाले से दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, और वो सारी रिक्वायरमेंट्स एज पर द एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर दैट इज प्रिवेलिंग, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो कार्गो जा सकता है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो सकती हैं, वो फिजिकल किसी जो है स्टैंडर्ड की शक्ल में, पैकेजिंग की शक्ल में भी हो सकती है व्हेन इट कम्स टू फ्रूट। नाज़रीन, ये मॉनिटरिंग रूम है जहाँ से यहाँ पाकिस्तानी लोग बैठ के इसको मुकम्मल इसका जायज़ा ले रहे हैं। ऑन द अदर साइड अमेरिका से भी जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इसका टोटल जायज़ा ले रहे हैं कि कौन सा सामान ऐसा है जो अमेरिका भेजा जा रहा है। जी बताएं जी, मॉनिटरिंग रूम में तरह आगे चल लेते हैं, क्या विजुअल्स हैं? अभी जो हमने कंटेनर बाहर लगवाया था उसके विजुअल्स आने शुरू हो गए होंगे? जी, ये मॉनिटरिंग रूम है। ठीक है, इसके अंदर जो आप डेस्कटॉप्स देख रहे हैं और लैपटॉप देख रहे हैं, दीज आर कनेक्टेड टू वर्जीनिया। CBP के ऑफिसर्स देख रहे हैं इसको, और ये आप देख सकते हैं कि ये हैंड हेल्ड रेडियो एक्टिविटी मॉनिटर है। अगर किसी भी ट्रक के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको इट इज सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कंटेनर की इमेज आ रही है, नंबर भी आ रहा है उसका। और ये हमारे उधर RPM पे जो कैमरा था, जो डिटेक्टर था, उसने ये तस्वीरें ली आगे की और पीछे की, और इसको रीड करके ऑटोमेटिक अटैच कर दिया हमारे सिस्टम में। इधर आपको जो है पूरे कार्गो का कंटेनर जो है उसकी डिटेल मिल जाएंगी कि शिपर कौन है, कंसाइनी कौन है, कमोडिटी क्या है इसमें, और सील नंबर भी वो हम वेरीफाई करते हैं फिजिकली। और उसके बाद जो एक्सरे आता है, ये एक्सरे इमेज आया है इसका। ठीक है, तो क्या था इस कंटेनर में? इसमें ये देखें टेरी टॉवल्स हैं। ओके, तो आपको एक जैसी इमेज और डेंसिटी नज़र आ रही होगी, इसका मतलब है इसमें कोई और दूसरा कार्गो नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कुछ और होगा या कोई भी चीज़ हल्की सी भी डिफरेंट होगी तो वो यहाँ पर ज़ाहिर हो जाएगी, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई एनॉमली है। ठीक, उसको फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, क्यों एनॉमली आ रही है। ठीक है नाज़रीन, ये वो कंटेनर है जिसको भी हमने बाहर से एंटर करवाया था, आपने देखा था, बाहर इसका स्कैन किया गया। अभी अंदर के मनाजिर हैं, ये रियल टाइम में अमेरिका में बैठा हुआ भी कोई भी एक्सपर्ट जो है, कोई भी उनका जो ऑफिसर है, वो इसको देख सकता है। इसके टॉवल्स हैं वो जा रहे हैं जी। ठीक है, तो ये देखें जी, पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन साथ साथ इसको रियल टाइम में अमेरिका के साथ भी किया, बल्कि यहाँ पर मैं तो US कस्टम के कुछ मुझे मोहरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बल्कि ये आप US कस्टम जो है उसकी भी यहाँ पे मोनोग्राम्स, उसकी जो है स्टैम्प्स आपको नज़र आ रही होंगी। नाज़रीन, आपको स्कैनर दिखा दिए, साथ साथ यहाँ पर एक्सरे मशीन जो है वो भी इंस्टॉल की गई है। मेरे रकब में आप इसको एक्सरे मशीन देख सकते हैं। एक तो स्कैन किया जाएगा, उसके बाद अगर किसी चीज़ पे कोई डाउट गुजरता है तो उसको यहाँ पे एक्सरे मशीन में लाया जाएगा, उस कंटेनर को यहाँ से गुजारा जाएगा। इस नोयत के SOPs यहाँ पर लिए गए हैं। अब जरा चलते हैं यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं। एक तो पाकिस्तान वन विंडो सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है उससे कितना फ़ायदा हुआ ऑफिसर से जाने के, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी है, इंपोर्ट कितनी हो रही है, और कितना पिछले कुछ सालों में और मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल बनी थी उसके बाद हमारे यहाँ जो पोर्ट्स हैं उन्होंने मुनाफा कमाया, ऑफिसर से ज़रा उसके दादोशुमार लें। अब हमारे साथ रिजवान महमूद साहब मौजूद हैं, कलेक्टर हैं जनाब एक्सपोर्ट के पोर्ट कासिम के। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप, और सेकेंडली ये बता दें कि जो नई रिफॉर्म्स आप लोगों ने की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें फेसलेस कर दी गई, जो हुकूमत पाकिस्तान ने खुद से कुछ अहदाफ जो मुकर्रर किए थे, उसके बाद कितनी यहाँ पर तरक्की, कितनी चीज़ें जो ऐसी हैं जो माजी की निस्बत बेहतर हुई हैं? मेजर हमने रिफॉर्म्स किए हैं। उसमें एक तो हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बंकरिंग का जो प्रोसीजर है वो प्रिस्क्राइब किया है। इनिशली ये था कि यहाँ पे जो बंकरिंग की फैसिलिटी थी वो उस तरह नहीं, स्मॉल लॉन्चेस में फ्यूलिंग होती थी। उसकी वजह से ये था कि जो
बहुत सारी शिपिंग लाइंस उनके वेसल्स हमारी पोर्ट्स को विजिट ही नहीं करते, तो उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स के पास, इंपोर्टर्स के पास बहुत कम चॉइस थी ऑफ शिपिंग लाइंस. This comprehensive procedure, it covers all the streams, export, import and international transshipment. तो इससे काफ़ी यहाँ पे we expect कि वॉल्यूम बढ़ेगा, शिपिंग लाइन ज़्यादा विजिट करेंगी, साइमल्टेनियसली अपने वेसल्स को वो फ्यूल भी देंगी और कार्गो को जो है वो डिस्चार्ज भी करेंगी, लोड भी करेंगी. ठीक है, रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ जो हालिया जो रिफॉर्म्स से देखने को मिल रहा है? माजी में बहुत सारा लोगों का शिकवा होता था, टाइम बहुत लग जाता है, कस्टम के बहुत सारे मराहल है, FBR के, अब सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड कर दी गई, मतलब वन विंडो पे, तो उससे कितना फ़ायदा हुआ? अच्छा, एक्सपोर्ट साइट्स पे मैं आपको बताऊं कि इसमें ड्यूटी टैक्सेस नहीं होते एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो इसमें मेनली फैसिलिटेशन का कंपोनेंट है जी. तो हमारे यहाँ जो पोर्ट कासम से एक्सपोर्ट हो रही है उसमें अराउंड 90% इज़ क्लियर थ्रू ग्रीन चैनल, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई है. जैसे कंसाइनमेंट इन होती है पोर्ट एरिया में, सिस्टम अलाउज लोडिंग. सेकंड कंपोनेंट जो है हमारे पास दैट इज़ येलो चैनल, जिसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्री चेक होता है एंड इट इज़ अराउंड 4.3%. ओके. थर्ड कंपोनेंट इज़ रेड चैनल, जिसमें कंसाइनमेंट जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है and it's around 5.7%. तो जो मेजर चंक है हमारा एक्सपोर्ट का दैट इज़ क्लियर थ्रू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिस्क पैरामीटर्स. करंटली वी आर हैंडलिंग ऑन एवरेज मोर देन अराउंड $1 billion एक्सपोर्ट Okay. कासम. पाकिस्तान में जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसके ऊपर जो कस्टम के मामला आते हैं पोर्ट कासिम पर, वो देखते हैं. सईद भट्टू साहब हमारे साथ मुझे कलेक्टर हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. ये बता दें इंपोर्ट के हवाले से जो हम मामला देख रहे हैं, पहले माजी में बहुत सारा ये चीज़ें होती थी, शिकायत थी कि काफ़ी दिन लग जाते थे सामान को क्लियर होते हुए. एक तो वन विंडो ऑपरेशन से कितना फ़ायदा हुआ, और सेकेंडली हुकूमत का जो रेवेन्यू है इसकी वजह से उसमें कितना इजाफा हुआ? जी, वन विंडो ऑपरेशन से फ़ायदा ये हुआ, वन विंडो ऑपरेशन का बेसिक हमारा फोकस ये रहा कि हम इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जो है उसको ख़त्म करें और सारा की सारी क्लियरेंस जो है वो सिस्टम बेस्ड हो. जो भी डिक्लेरेशन है वो हमारे ऑफिसर को सिस्टम में नज़र आए और उसी की बुनियाद के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक वो फैसला करें. ह्यूमन इंटरेक्शन वो ख़त्म करने की वजह से हमारा ड्वेल टाइम जो सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुआ है और देयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एज फार एज क्लियरेंस ऑफ गुड्स इज़ कंसर्न. दूसरा फ़ायदा हमें ये हुआ कि पर डिक्लेरेशन जो है वो 6.8 मिलियन हमारा रेवेन्यू था प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फेसलेस कस्टम असेसमेंट. ये अब इंक्रीज़ होकर 7.9 मिलियन पे चला गया. तो 1.1 मिलियन रुपीज़ पर डिक्लेरेशन का हमें गेन हुआ है. ओके जी, ठीक है. आलमी सतह पे वैसे क्या म्यार है इसका? अगर आप यूरोप अमेरिका की बात कर लें या रीजन के डिफरेंट जो पोर्ट्स हैं उनको अगर उसके साथ कंपेयर कर लें तो उसमें हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, आलमी मेयार को हम क्राइटेरिया जो है उसका वो इस बुनियाद पे होगा कि जो डिक्लेरेशन है वो उसकी जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें उसकी ट्रीटमेंट क्या है. हमारे यहाँ एक सब्सटेंशियल नंबर मोर देन 50-55% जो है वो कंसाइनमेंट इस तरह की है जो ग्रीन चैनल में क्लियर होती है. द मोमेंट यू फाइल अ डिक्लेरेशन हैव पेड द ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इट इज इंस्टेंटली क्लियर्ड इन द सिस्टम. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिले व्हाटसोएवर. देन देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज व्हिच गोज टू द येलो चैनल, बट मोस्ट अबाउट 90-95% ऑफ दोज डिक्लेरेशंस अगेन आर क्लियर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशंस मेड एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो delay as far as the examination is concerned. अभी हम पिपरी मार्शलिंग यार्ड पहुंचे हैं. यहाँ पर जनाब एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है जिसका मकसद ये है कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, करोड़ों आबादी है. आए रोज़ आप देखते हैं कि हादसा होते हैं, ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कराची के अंदर, क्योंकि अगर पोर्ट कासिम की बात कर लें या कराची पोर्ट की बात कर लें, वहाँ से कंटेनर मिड सिटी से गुजर कर शहर से बाहर जा रहे होते हैं. पूरे मुल्क भर में उनकी तरसील हो रही होती है. इसी तरह मुल्क भर से जो सामान आता है वो भी पूरा शहर घूम कर या तो पोर्ट कासिम जाता है या पोर्ट कराची जाता है. रेलवे का नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद था इसकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, लेकिन अब इसमें मजीद कह लें कि रोड नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है. यहाँ पे एक पूरा पार्क जो है लॉजिस्टिक पार्क, उसका मामला जो जारी है, तेज़ी से काम जारी है. देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है और जो ऑफिसर यहाँ पर काम को देख रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं.
नाज़रीन, इस मंसूबे के पीडी हमारे साथ मौजूद है अल्ताफ बाजवा साहब। बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा अच्छा मंसूबा बना रहे हैं। कराची में बड़ी हैवी ट्रैफिक, आए रोज़ हादसा और बहुत सारे मामला हम देखते थे टीवी पर बैठकर, तो अभी उसको काउंटर करने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए क्या मंसूबा है, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इसकी तफसीलात? ओके, प्राइमरीली नेशनल लॉजिस्टिक, ये हमारी जो है वो नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने डीपी वर्ल्ड के साथ इनका कोलैबोरेशन यहाँ ये प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है, जिसमें कि डीपी वर्ल्ड 60% शेयर होल्डर है, दुबई पोर्ट, यस, ओके, और 40% जो है नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का है। ये 13 एकड़ एरिया है ओवरऑल, और ये प्राइमरीली एक लॉजिस्टिक पार्क है, जिसमें कि एक आम आदमी के लिए है कि यहाँ पे जितने भी बड़े ट्रॉले जो कि कंटेनर्स लेके आते हैं वो यहीं पे अनलोड करेंगे। अब 1.5 किलोमीटर हम इसके रेलवे ट्रैक ले होगा, और रेलवे ट्रैक पे ही वो कंटेनर लोड होंगे और अपलोड होंगे। ठीक है। और ये रेलवे ट्रैक जो है पोर्ट कराची पोर्ट, दोनों पोर्ट्स के साथ लिंक होगा, पोर्ट कासिम भी और कराची पोर्ट भी। ये आपने देखा कि कराची में किस तरह से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन की जा सके। यहाँ पे हमने शिप यार्ड जहाँ पे कश्ती बनती है उसके हवाले से भी सुना कि माजी में बहुत सारे मसाइल थे, मुश्किलात थी शिप यार्ड को, किस दौरे उसने अपनी ग्लोरी देखी हुई थी, लेकिन उसकी एक रीज़न जो है टैक्सेस थे कि टैक्सेस बहुत सारे थे हुकूमत की जानिब से जो लगाए गए थे। उसमें सेल टैक्स 22% जो उसको ख़त्म कर दिया गया, उसमें यूज़ होने वाले जो मामला थे उसके हवाले से ड्यूटीज़ जो हैं उनको भी ख़त्म किया गया, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह थी। और ऑन द अदर साइड एक और गडानी, आपको पता है यहाँ पे रिसाइकिल किया जाता था, बड़े जो शिप्स से आते थे उनको ब्रेक किया जाता था पाकिस्तान में, वो भी डिफरेंट जो SOPs थे उस पर हम अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे। एक बड़ा जो कन्वेंशन था हांगकॉन्ग कन्वेंशन, उसके हवाले से जो उनके मुतालबात थे पाकिस्तान ने भी वो भी पूरे किए। और अभी जनाब एक अच्छी खबर ये है कि 7 के करीब बड़े जहाज़ जो है गडानी में मौजूद है जिनको रिसाइकिल किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान में जहाज़ रानी की सनत देख लें, ओवरऑल अगर हम अपनी एक्सपोर्ट के हवाले से पोर्ट की कारकर्दगी देख लें, इम्पोर्ट के हवाले से मामला देख लें, तो खातिर खा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन डेफिनेटली बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद है। बेहतरी कैसे की जा सकती है, इन सारी चीज़ों पर ज़रा बात करने के लिए हम चलेंगे पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है उसको जो चेयर कर रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनकी फ्यूचर के हवाले से क्या प्लानिंग है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। पोर्ट कासिम पर मौजूद है हमारे साथ सैयद मौज़म इलियास साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन है कासिम पोर्ट अथॉरिटी के। सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो ये क्या हुकूमत की जान से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो इसकी वजह है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया करूँगा इस प्रोग्राम में बुलाने का, मुझे ये मौका देने का कि मैं पोर्ट कासिम के बारे में कुछ बता सकूँ। देखिए, बिल्कुल आपके सवाल का स्ट्रेट जवाब ये है कि हुकूमत का पिछले कम से कम 2-2.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा फोकस रहा है ऑन द ब्लू इकॉनमी इन द मैरीटाइम फील्ड, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के नीचे एक मैरीटाइम टास्क फोर्स बनी। इस मैरीटाइम टास्क फोर्स ने एक एक्सटेंसिव एनालिसिस कैरी आउट किया, जिसके अंदर उन्होंने ये देखा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे फोकस करने के बाद हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पिछले 2 साल के अंदर, मैं कहूँगा 1.5 साल के अंदर, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर, हमारी जो मैरीटाइम टास्क फोर्स है, इनके हिदायत के तहत, इनके उन आइडेंटिफाइड फोकस एरियाज़ के नीचे जो एफर्ट्स हुई हैं उसकी वजह से पोर्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसके अंदर पोर्ट ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना एक पॉइंट है, बट देन देयर वर मैनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के जिनको इम्प्रूव करना था, क्योंकि हम कस्टम्स के साथ में बहुत इंट्रिंसिक किस्म के काम करते हैं, तो उसमें कस्टम्स के रूल्स को भी इम्प्रूव करना शामिल था। कस्टम्स का जो गेट पास टाइम है और जो कंज्यूमर को हैंडल करने के तरीके हैं, उसके अंदर डिजिटाइजेशन, उसके अंदर वन विंडो ऑपरेशंस, पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से जो सॉफ्टवेयर है, इन सब ने पोर्ट की एफिशिएंसी के ऊपर बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। मतलब जो कह लें जो अहदाफ रखे थे 99 जो मतलब अहदाफ थे 85 जो मीट कर लिए टास्क फोर्स के क़याम के बाद, यहाँ पे कितना कार्गो पहले आता था माजी में, और हमारी कैपेसिटी कितनी थी यहाँ पर, और आज कितनी कैपेसिटी और कितना कार्गो इस टाइम हम यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं? जी देखिए, पाकिस्तान में जो टोटल जितना भी ट्रेड हैंडल होता है उसका जो एवरेज नंबर है
वो 100 और 120 मिलियन टन पर एनम के दरमियान में है, जिसमें से पोर्ट कासिम के अंदर तकरीबन 75 मिलियन टन की कैपेसिटी मौजूद है। KPT जो कि हमारी दूसरी बहुत बड़ी पोर्ट है, उसके पास और मज़ीद इससे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। हम लोग पिछले सालों से में जितना भी हमने कार्गो हैंडल किया, इसकी एवरेज अगर मैं लगाऊं तो ये तकरीबन 50 मिलियन टन के लगभग है। इस साल रिलेटिवली थोड़ा सा कम हुआ है नंबर, और उसकी वजह यह है कि ये जो फरवरी से लेके अभी तक का टाइम था, इसके अंदर जहाँ पे एक तरफ ट्रांसशिपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ सामने आई, दूसरी तरफ हमारी बहुत सारे कार्गोज जो थे जो LNG से रिलेटेड थे या पेट्रोलियम से रिलेटेड थे, उसके अंदर डिलेज आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से। ओके, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक अपॉर्चुनिटी भी बना, लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड कम भी हुई, कुछ जो है कार्गो हैंडलिंग हमारी कम भी हुई। ठीक है, लेकिन ये कि पोर्ट के पास, हमारे पास भी और KPT के पास भी इस वक्त सफिशेंट कैपेसिटी जो कि सरप्लस कैपेसिटी है वो मौजूद है, कि अगर हमारी जब भी मईशत इंशाल्लाह ताला अपने फुल ब्लूम पे आती है, जो कि अगले सालों में जिस तरह से मईशत का बढ़ने की रफ्तार है, उससे ये फुल ब्लूम पे जैसी आती है, तो हमारे पास वो कैपेसिटी अभी भी मौजूद है कि हम उस मईशत को संभाल सकते हैं। उसका जितना ट्रेड हमें लेके चलने आगे वो हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, 1973 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फिर उसके बाद 1980 के अंदर इसका फंक्शनल होना इस पोर्ट का, और मेन फोकस उस टाइम कराची स्टील मिल और उससे रिलेटेड हैवी जो आपकी इंडस्ट्री थी उसको सपोर्ट करना था। अभी जो हमारे पास यहाँ पर बर्थ हैं, जो टर्मिनल्स हैं, वो किस किस्म का कार्गो जो है उसको यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि LNG भी यहीं पर आती है, पेट्रोलियम मसनूआत भी यहीं पर आती हैं, बल्कि अब तो रैकोडिक के हवाले से जो हमने फ्यूचर प्लान कर रखा है, जो पाकिस्तान के ख़ुसूसन बलूचिस्तान के लिए एक गेम चेंजर इंशाल्लाह साबित होगा, उसके हवाले से क्या प्लानिंग है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें जो है ना वो बहुत तफसील से जवाब देना चाहूँगा, लेकिन वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी करूँगा अपने आप को। पोर्ट कासिम के अंदर जब 1980 में ऑपरेशन शुरू हुए तो एक बर्थ थी हमारे पास, और वो स्टील मिल को सपोर्ट करती थी। लेकिन उसके बाद पोर्ट कासिम की इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत, इन्होंने देयर वाज नो लुकिंग बैक। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पोर्ट का जो आगाज़ था सफ़र का, वो बड़ा लंबा और बड़ा अच्छा रहा। आज के दिन में पोर्ट कासिम पाकिस्तान का एनर्जी हब है, जिसके अंदर पेट्रोलियम, जिसके अंदर LNG, जिसके अंदर LPG, सारा कुछ यहाँ पे हैंडल होता है। उसके अलावा हर तरह का कार्गो, चाहे वो कोल है, चाहे वो कंटेनर्स हैं, चाहे वो दूसरा बल्क या ब्रेक बल्क में आता है, वो सारा कार्गो यहाँ पे हैंडल होता है और सफिशेंट क्वांटिटी में हैंडल होता है। आपने एक पर्टिकुलर सवाल किया रेकोडेक के हवाले से। रेकोडेक का कंसनट्रेट जो है वो एक्सपोर्ट होना है पाकिस्तान से रिफाइनमेंट के लिए। हमारा एक टर्मिनल जो कि PIBT है, जो कि एक प्राइवेट टर्मिनल है, वन ऑफ द बेस्ट टर्मिनल्स मैं कहूँगा बल्क कार्गो हैंडलिंग के लिए। इसके यहाँ से वो एक्सपोर्ट होगा, और इसके अंदर तकरीबन कोई 100-150 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रेकोडेक की आती है, और तकरीबन कोई 30-38 मिलियन डॉलर जो है वो PIBT अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए करेगा। इसके अलावा जो हमारी कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटीज़ हैं यहाँ पे, आप अगर देखिएगा तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो भी रिसेंटली पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने हमें तकरीबन 400 पोर्ट्स के अंदर 5वें नंबर पे ग्रेड किया है मोस्ट इम्प्रूव पोर्ट्स के अंदर। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि पिछले 5 सालों में हमारा डेटा उन्होंने सारा देखा, हमारा ड्वेल टाइम देखा, हमारे शिप्स का ऑपरेशनल टर्न अराउंड टाइम देखा, और उसके बाद जो है वो असेसमेंट की एक इंडेक्स के ऊपर कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो आज मुझे बड़े फ़ख्र से ये बात कहने पे हूँ कि हम लोग दुनिया में 5वें नंबर पे आते हैं, तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। चलें, नेक्स्ट फ्यूचर क्या प्लान है यहाँ पर? ऑलरेडी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कैपेसिटी कैपेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फ्यूचर के हवाले से कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो यहाँ पर मज़ीद लिए जा सकते हैं, जो आप लोग ले रहे हैं, ताकि मज़ीद भी इस स्पोर्ट को दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट कर सकें? जी बिल्कुल ठीक। इसमें भी ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोर्ट कासिम कराची की पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी पोर्ट है जिसके साथ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया एग्जिस्ट करता है। इस वक्त तकरीबन वो 15,000 एकड़ पे मुश्तमिल एरिया है, जो कि जिसमें इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ अपने जोबन पे काम कर रही हैं। तो पोर्ट का जो आइडियल एक मॉडल होता है वो ये कि इंपोर्ट की जाए रॉ मटेरियल की, फैक्ट्री के अंदर लेके जाया जाए, उससे वैल्यू एडिशन की जाए, फिनिश प्रोडक्ट बनाई जाए, और उसको चाहे तो अपनी मार्केट में या एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें की जाए।
पोर्ट कासिम एक वाहिद पोर्ट है दोनों पोर्ट्स के अंदर कि जो यहाँ पे अभी ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए जगह प्रोवाइड करती है। हमारा जो विज़न है वो यही है कि हम पोर्ट को ना सिर्फ पोर्ट के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करें, जिसके अंदर नए टर्मिनल्स का क़याम, हमारे चैनल की डेप्थ को बढ़ाना, ड्रेजिंग करना, सो दैट यहाँ पे बड़े टैंकर बड़े जहाज आ सकें, बड़ा वॉल्यूम आ सके कार्गो का, ये करवाना। और हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको अच्छे से अच्छा करना, उसको एक्सपेंड करना, वहाँ पे नई इंडस्ट्रीज़ के लिए मौक़े फराहम करना। तो वहाँ पे भी एक पोर्ट कासिम स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए हमें हुकूमत की तरफ से अहकामात मिल चुके हैं। हम लोग इंशाअल्लाह ताला जल्द ही उसका भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देंगे यहाँ पे। पोर्ट कासिम मेरे हिसाब से इज़ सेट टू बिकम वन ऑफ द हब्स ऑफ बंकरिंग फैसिलिटी फॉर ऑल द शिपिंग लाइंस इन द वर्ल्ड। मुझे ये भी बताने में फ़ख्र महसूस होता है कि NLC ने विटॉल के साथ में मिलकर गवादर से पहली बंकरिंग जो सर्विस थी वो अभी प्रोवाइड की है अबाउट वीक अगो। ठीक है, आखिर में ये बता दें कि आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में बैठ के आपको देख रहा है, सुन रहा है, अक्सर हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, सोचते हैं कि हम भी दुबई, जबल अली जो है उनकी पोर्ट, या फिर फुजीरा है, या फिर सलाला है, कब तक ये जो पोर्ट कासिम है या कराची पोर्ट है, हमारी जो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट है, हम इसको उस लेवल तक लेके जाते नज़र आते हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि हम लोग जो है ना वो कंपटीशन में अगर देखें तो बहुत सारी रीजनल पोर्ट से ऑलरेडी आ गए हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का बताया जिसमें उन्होंने हमें 400 पोर्ट्स के अंदर से 52nd नंबर पे रखा इन टर्म्स ऑफ मोस्ट एफिशिएंट, और मोस्ट इम्प्रूविंग पोर्ट्स में हमें 5वें नंबर पे रखा। जबल अली और सलाला इस पूरे इंडेक्स में कहीं पे नहीं आता। लेकिन हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देखिए हर जगह पे मौजूद होती है। डेवलपमेंट का पोटेंशियल भी हमारी पोर्ट के अंदर बेतहाशा है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए स्काई इज़ द लिमिट। हमें सब तरफ से जो अहकामात हैं और जो डायरेक्शंस हैं वो यही है कि हम इस पोर्ट को एक आइडियल पोर्ट के तौर पे डेवलप करें। ठीक है, ब्लू इकॉनमी इस टाइम पाकिस्तान को कह लें कि फोकस और फ्यूचर भी हम इसी में देख रहे हैं। थैंक यू सो मच ओज़म साहब आपका। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि दुनिया की अगर बात कर लें 80 to 90% जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इन्हीं बहरी रास्तों के ज़रिए होती है, और पाकिस्तान में बहुत सारा पोटेंशियल, एक बड़ी कोस्टल लाइन 1000 किलोमीटर की हमारे उससे ज़्यादा बल्कि मौजूद है। होप्स हो कि हम इसका बेहतर से जो है उसका यूजेज करें और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम रोल जो है प्ले करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।